welcome back to our channel Nivi Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट हो रखा है जिसकी ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में एलिमेंट्री रिएक्शन, टाइप ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने सेकंड क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में यानी कि केमिकल काइनेटिक्स की थर्ड क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी जितने भी टॉपिक रह गए वो, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे इसके PYQ। तो स्टार्ट करते अपनी आज की क्लास। देखो, हमने केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन देखी थी कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ rate of reaction, factor affecting the rate of reaction and mechanism of chemical reaction। ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन थी जिसमें हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमने डिस्कस कर लिया था फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हमने कुछ फैक्टर बताए थे, जैसे कि फर्स्ट फैक्टर था कंसंट्रेशन, सेकंड फैक्टर था टेम्परेचर एंड थर्ड था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड फोर्थ था सरफेस एरिया ऑफ ए रिएक्टेंट। ये 4 फैक्टर थे। हमने कहा था कि एक एक हम डिस्कस करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट को तो हमने सरफेस केमिस्ट्री में कवर कर रखा है। जिसने नहीं देखा है वो सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर जाके देख सकते हैं, कंप्लीट करवा रखा है। अब यहाँ पे हम बात करें कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। कंसंट्रेशन में हमने कहा था कि यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करनी है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां से हमें, यानी कि क्वेश्चन में हमसे कंसंट्रेशन की बात हो रही है, इसका मतलब वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने हमारी फर्स्ट क्लास में ही कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहने वाला है रेट ऑफ ए रिएक्शन पे। तो टेम्परेचर को समझने से पहले आपको समझना होगा यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर, उसके बाद बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में, देन हम जाएंगे मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेंगे आपको। एक होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी डेल H होगा वो नेगेटिव होगी, या फिर हम कह सकते हैं डेल H होगी लेस देन 0। एंडोथर्मिक में डेल H क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर। अब एक्जोथर्मिक रिएक्शन में जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे, तो इसका ग्राफ रहने वाला है इस टाइप से, और एंडोथर्मिक में ग्राफ रहेगा हमारा कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब यहां पे हम बात करें यहां से लेके यहां तक टोटल हमारी कितनी एनर्जी होगी, इस एनर्जी को क्या कहेंगे, ये होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है यहां तक है। अब जो रिएक्टेंट, ये हमारे पास रिएक्टेंट होगा इधर, ये हमारे पास है प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो एनर्जी होगी यहाँ पे वो होगी डेल H, और डेल H को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे जहाँ से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन, जहाँ से हमने रिएक्टेंट लिया और रिएक्टेंट से हमारा ये देखो यहाँ तक जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रखी है वहां तक हम बात करेंगे। तो इसे कहेंगे हम E1 और इधर हम इसे कहेंगे E2, ठीक है। ये E1 और E2, और ये जो रिएक्टेंट से हमारी यहाँ तक है ये होगी E3 और ये होगी E4। अब इधर भी ऐसे ही होगा सेम। अब यहाँ पे जो E1 होगा ये एनर्जी है,
E1 एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये E1 और E2 दोनों एनर्जी है, ये दोनों ही एक्टिवेशन एनर्जी है। E1 होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट, ठीक है। और E2 होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, ठीक है। और यहाँ पे E1 क्या हमारी रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम इसको फॉरवर्ड लिख सकते हैं, रिएक्ट किधर जा रहा है? फॉरवर्ड की साइड। और प्रोडक्ट से वापस किधर जाएगा? बैकवर्ड की साइड। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं EA1B। अब ये जो E3 और E4 है ये क्या है? तो E3 होगी यहाँ पे एवरेज एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी होगी। और E4 एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी रहने वाली है। क्लियर है यहाँ तक है? ठीक है, आई होप आप लोगों को ग्राफ समझ आया होगा। और ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये हमारा होगा एनर्जी वर्सेस कोर्स ऑफ रिएक्शन के बीच में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये एंथैल्पी ऑफ एनर्जी होगी। E1 ये हमारी जो एनर्जी है ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे ये E4 है हमारी, ये E3 है, ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा, ये हमारी डेल H हो जाएगी और ये हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये हमने अब सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात की है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब हम टेम्परेचर पे जाएंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन पे। वैसे हमने कहा था जब भी टेम्परेचर की बात हो यहाँ पे इफेक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन में, इसका मतलब हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। तो अब यहाँ पे हम अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो अर्हेनियस इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहने वाला है। हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। जब भी रिएक्शन का नेम गिवन नहीं हो तो हम मान के चलते हैं कि वो रिएक्शन होगी एलिमेंट्री रिएक्शन। हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, A प्लस B, हमें प्रोडक्ट मिलेगा C और D। ये हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्लियर है? अब यहाँ पे है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये हमारे पास फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट होगा तो ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट होगा, यही होता है, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाएंगे यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है तो उसका रेट कांस्टेंट हम K1 KF कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है, वो हमारी मर्जी है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट की साइड जा रहा है तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया KB से, यानी कि बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट है। ये हमारा फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड का है, तो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट इक्वल होता है K इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम का रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट होंगे हमारे क्या होगा, देखो एक एक करके बात करें हम तो ये रेट कांस्टेंट है। यदि हम रेशियो में बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये रेट कांस्टेंट नहीं कहेंगे और इनको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, ठीक है। ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या हमने ऐसे भी दिखा रखा है -1। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे रेट कांस्टेंट को डिनोट करेंगे वही हमारे इसको रेशियो में लिख देंगे। तो ये हमारा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा, या फिर हम बात करें यहाँ पे वॉन्ट हॉफ इक्वेशन की, अकॉर्डिंग टू वॉन्ट हॉफ इक्वेशन,
बॉन्ड ऑफ इक्वेशन होती है हमारी डी एल एन के इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर। डेल एच यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन और के इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम अभी हमने बताया किसके इक्वल है, के एफ अपॉन के बी। यहाँ पे लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी एल एन के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू डेल एच। डेल एच क्या होगा, डेल एच हमने क्या बताया अभी, उस ग्राफ का काम देखो यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का। ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम था एक्जो का, एक्जो रिएक्शन। अब ये नहीं देख रहे हम कि हम एक्जो का ले रहे हैं एंडो का ले रहे हैं, हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे एंथैल्पी की बात करें हैं। एंथैल्पी थी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि ये था डेल एच। यहाँ पे ये थी E1 और ये था हमारे पास E2। E2 हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी थी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए और ये थी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए। अब बैकवर्ड में से हम फॉरवर्ड को माइनस कर दिया, फिर फॉरवर्ड एंडो की बात करेंगे हम। ये एंडो का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है, ठीक है। अब यहाँ से हम फॉरवर्ड से बैकवर्ड में माइनस करेंगे, यानी कि इनका माइनस करेंगे हम दोनों का, तो वहाँ से हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगी। इन दोनों का चेंज हमारा क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम दिखा सकते हैं कि जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की और बैकवर्ड डायरेक्शन की है उनका माइनस क्या होगा, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं EA1 F EA2 ना EA1B और RT स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हमें यहाँ पे देखो LN KF अपॉन KB। अब इनको हम देखो LN KF अपॉन KB इस टाइप से हो तो हम इसको लिख सकते हैं KF माइनस LN KB। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको ओपन करके लिखेंगे तो DLN DT KF माइनस DLN KB अपॉन DT। इसको भी हम ओपन करके लिखेंगे EA1 F अपॉन RT स्क्वायर माइनस EA1B अपॉन RT स्क्वायर। क्लियर है। यदि हम इन जनरल हम इसकी बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देखो, लिख सकते हैं इसको D अपॉन DT LN K इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, dt को इधर लेके आएंगे, इधर हमारे पास रहेगा DLN K इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वायर dt। अब हमें करवाना है इसका इंटीग्रेशन। जब हम इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे तो टी स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन होगा। जब हम इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा LN K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R, EA अपॉन R प्लस यहाँ पे हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ से देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें जहाँ पे हमारे पास थी हमारे इनफाइनाइट केल्विन यानी कि T, यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें हैं। लास्ट क्लास में हम बार बार में टाइम इंटरवल की बात करे थे, यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करें हैं। यदि टेम्परेचर हमारा इनफाइनाइट है तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, रेट कांस्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसको हम लेंगे LNA। LN हमारा नेचुरल लॉग हो जाएगा और A हो जाएगा कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं LNK इज इक्वल टू EA अपॉन R प्लस LNA। अब सेम जो आपको टर्म दिख रही है उनको सेम साइड लेके आएंगे, यानी कि LN को हम यदि यहाँ लेके आए तो LNK माइनस LNA इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R। T भी होगा ना, T को हम यहाँ कहीं नहीं जाएगा, T तो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस में है तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं K अपॉन A इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R T।
यदि हमें के को कैलकुलेट करना है, यहाँ से रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है, तो जो जो हमारा नेचुरल लॉग है इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल की टर्म में जाएगा ये, एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब हमें के कैलकुलेट करना है तो ए को इधर भेजेंगे, तो ए किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये जो के है ये हमारा रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ए होगा हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसे ही हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई ए यहाँ पे होगा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और टी होगा यहाँ पे टेम्परेचर। यदि हम बात करें ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये पूरी टर्म क्या है, ये होगा बोल्ट्जमैन फैक्टर, बोल्ट्जमैन फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो ये हमारी किसकी, ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं अर्हेनियस इक्वेशन, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे मेनली थ्योरेटिकल टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस इक्वेशन से यहाँ से ग्राफ भी प्लॉट करवा के देख सकते हैं आपसे, न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं पूछे जाते थे। ये हमारा थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन के लिए हुई वाला जो हमारा फॉर्मूला है, और साथ में जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, वहाँ पे भी ये इक्वेशन काम में आती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब आगे देखो, मान लीजिए टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट भी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। यदि टेम्परेचर हमारा इनफाइनाइट केल्विन है तो के इक्वल हो जाएगा के मैक्सिमम के, के इक्वल हो जाएगा के मैक्सिमम के हमारे यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट के मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा के मैक्सिमम यहाँ पे फिर ए के इक्वल, यानी कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अभी हमने बात की है अकॉर्डिंग टू वॉन्ट ऑफ इक्वेशन डी एल एन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। जब हमने इसको सोल्व कर लिया था वॉन्ट ऑफ इक्वेशन को, तो हमने इस टाइम में आपको देखने को मिला था। अब हम मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करवाते हैं, यहाँ पे k1 से k2 और t1 से t2 तक। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करवाएंगे डी एल एन के k1 से k2, इनिशियल रेट कांस्टेंट k1 है और फाइनल होगा k2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर, इंटीग्रेशन करवाएंगे t1 से t2 डी टी अपॉन आर टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन। ये जो इक्वेशन आई है यहाँ से हम मेनली न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन से हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और इससे पहले जो अर्हेनियस इक्वेशन देखी थी हमने, वो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए है, साथ में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके लिए भी ये इसको यूज मिलेंगे, इस इक्वेशन को अर्हेनियस इक्वेशन, और इससे हम न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। यदि आप चाहें तो हम कुछ ग्राफ बना के यहाँ पे देख भी सकते हैं। यदि हम ग्राफ्स की बात करें, मान लीजिए हमें ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट करना है एल एन के वर्सेस 1/t, नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t के बीच में, t यहाँ पे टेम्परेचर है, इनके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे वो देखो। सबसे पहले हमारे पास है, अब यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारे पास है अर्हेनियस इक्वेशन। और हमने कहा था कि अर्हेनियस इक्वेशन से या तो थ्योरेटिकल इक्वेशन दिखेंगे या फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या करना है, एल एन के, यानी कि हमें नेचुरल लॉग चाहिए, तो दोनों साइड, यदि लेफ्ट और राइट दोनों साइड हम नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस, क्योंकि ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो प्लस हो जाएगा एल एन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। एल एन ई क्या होता है, 1 के इक्वल होगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस
EA/RT। हमें ग्राफ चाहिए ln k और 1/t के वर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ln a है ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं होगी, और EA/R ये होगा यहाँ पे स्लोप, EA/R यहाँ पे स्लोप होगा। तो यहाँ पे ln k वर्सेस 1/t। अब यहाँ पे किसमें वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव में इंटरसेप्ट हो गया, यानी कि ओरिजिन से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, कहीं से ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से वैल्यू किस पे है नेगेटिव में, तो यहाँ क्या आएगा ऐसे आएगा। तो ये होगा हमारा ग्राफ। क्लियर है। तो इस टाइप के ग्राफ आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हम इससे जो अरहेनियस इक्वेशंस है इससे ऐसे ग्राफ बता देंगे कि कैसे बनेंगे। तो हमें इक्वेशन आनी चाहिए, उसको हम जो हमसे ग्राफ पूछा गया है उस टर्म में उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे और वहां से ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। क्लियर है। अब हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है जिसको हमने EA से डिनोट किया है। तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to bring out the chemical reaction and the average energy of reactant, ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस है, किस किस के बीच का डिफरेंस है, जो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे मैक्सिमम एनर्जी की हम रिक्वायर्ड होगी उसके और एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट की। ठीक है। तो जो हमारी एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी की जो रिक्वायर्ड होगी केमिकल रिएक्शन कराते टाइम पे वो, और जो रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है, उन दोनों एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगी एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है यहाँ पे सभी को। उन दोनों के बीच की हमारी होगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कहाँ पे हुई थी, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक बार फिर से आप ग्राफ देख लें, यहाँ पे इधर रिएक्टेंट, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास थी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट द केमिकल रिएक्शन, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी कौन सी थी, एवरेज एनर्जी होगी, जैसे कि ये तो होगी हमारी एवरेज एनर्जी प्रोडक्ट के लिए, और ये होगी रिएक्टेंट के लिए। तो हम यदि रिएक्टेंट की बात करें तो यहाँ से थ्रेशोल्ड एनर्जी से एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगी, और यहाँ से हम प्रोडक्ट की माइनस करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी यहाँ से। क्लियर है। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी का और एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यदि हम रिएक्टेंट की बात करें तो, या फिर एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यदि हम प्रोडक्ट की देखेंगे तो। ठीक है। ये थी एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होगा, यहाँ पे KT + 10/KT, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, KT + 10/KT, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, रेशियो होगा रेट कांस्टेंट का, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट at 2 temperature differing by 10 K। ठीक है। तो ये रेशियो होगा रेट कांस्टेंट का, ये रेशियो होगा एट 2 टेम्परेचर डिफरिंग बाई 10 K, और ये इसका फॉर्मूला होगा KT + 10/KT, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक सभी को। वैसे हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ की बात करें या फिर लोमा की बात करें तो रेट होता हमारा K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N। ठीक है। ये होगी हमारे पास। तो यहाँ पे हम रेट की बात करें
यहाँ पे रेट कांस्टेंट की रेट कांस्टेंट यानी कि के की बात करें तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे इंक्रीज होगा बाई 2 to 3 टाइम्स ऑन 10 केल्विन। ठीक है, 2 to 3 टाइम्स रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा जब हम यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो कितना होगा 10 केल्विन होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अभी तक हम बात करें हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट रहने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात की, अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बात की है और टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, या फिर एवरेज एनर्जी क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये सभी हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ही देख लिया है। ठीक है, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सबसे पहले इसकी इक्वेशन की बात करें, k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, एक्सपोनेंशियल है। अब यहाँ पे हम बात करें कि मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यदि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है, माइनस में है। तो क्या हो जाएगा, ये इधर डिक्रीज हो जाएगा, क्या हमारा रेट कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके। थर्ड हम बात करें, मान लीजिए टेम्परेचर हमारा 0 है तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। और जब रेट कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा तो रिएक्शन डज नॉट अकर। ठीक है, यदि टेम्परेचर इनफाइनाइट केल्विन है, जो हमारा के होगा रेट कांस्टेंट वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम रेट कांस्टेंट इक्वल होगा ए यानी कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, यदि एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, यदि एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तब क्या होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगी तो वहाँ पे कोलिजन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कोलिजन इफेक्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट थे अर्हेनियस इक्वेशन के जहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अभी हमने बात की है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थर्ड फैक्टर की बात करेंगे। फर्स्ट हमारा था कंसंट्रेशन, सेकंड था टेम्परेचर, दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इनहेंस करेगा, इसका काम है रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करना। It is the substance that increase the rate of reaction without modifying overall standard gives free energy. चेंज इन दी रिएक्शन, इसका काम क्या है, इनहेंस करना है रेट ऑफ रिएक्शन को बिना किसी विदाउट मॉडिफाइंग, जो हमारी ओवरऑल स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है उसमें बिना किसी मॉडिफाई के ही हमें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ से हम ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ होगा, इधर हमारे पास एनर्जी होगी और इधर होगा कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास रहने वाली है ग्राफ, इधर रिएक्टेंट है, ये होगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको दो ग्राफ दिखेंगे, ये डॉटेड वाला ग्राफ है, ये है कैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए, और जो ये हमारा डार्क वाला है ये है अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, ये जो एनर्जी है ये तो होगी एनर्जी किसकी, अनकैटेलाइज्ड के लिए, और ये जो एनर्जी होगी ये होगी कैटेलाइज्ड के लिए।
क्लियर है? ये कैटालाइज के लिए होगी, ये अनकैटालाइज के लिए होगी। और इसके लिए फॉर्मूला रेट कांस्टेंट के लिए यहाँ पे कैटालाइज रिएक्शन भी और अनकैटालाइज भी दोनों का रेशियो लेंगे KC/KUN। C यानी कि कैटालाइज रिएक्शन के लिए है रेट कांस्टेंट और UN होगा अनकैटालाइज रिएक्शन के लिए, इज इक्वल टू AE माइनस EA/RT अपॉन AE माइनस EA/RT। यहाँ पे जो E होगा ये कैटालाइज के लिए है और यहाँ पे होगा ये अनकैटालाइज के लिए है। तो A से A यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, KC/KUN इज इक्वल टू E। ये हमने यहाँ से एक्सपोनेंशियल है, दोनों का कॉमन ले लिया है, ठीक है। EUN माइनस EC/RT, ये होगा हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे KC/KUN, KC यानी कि रेट कांस्टेंट है कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए, ये होगा अनकैटलिस्ट रिएक्शन के लिए एक्सपोनेंशियल, ठीक है। यहाँ से एक्सपोनेंशियल को हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे क्या क्या है देखो, ये माइनस का EC, ठीक है, और ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। और RT को हमने कॉमन ले लिया, दोनों के नीचे लगा दिया RT। तो ये हमने बात की है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की, क्लियर है। यहाँ से हमारे कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट तक हम जा लिए हैं। 4th फैक्टर हमारा था सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ ए रिएक्टेंट, जो हमने सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस रखा है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग भी यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन में हमने देखा था, सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बात की थी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग की, रेट ऑफ रिएक्शन पे वो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो अफेक्ट डालेंगे, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम एक थियरी आएगी कोलिजन थियरी, पहले हम कोलिजन थियरी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम मैकेनिज्म पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कोलिजन थियरी। जो कोलिजन थियरी होगी बेस्ड होगी KTG यानी कि काइनेटिक थियरी ऑफ ए गैस। दिस थियरी वाज बेस्ड ऑन KTG, KTG का मतलब होगा काइनेटिक थियरी ऑफ ए गैस एंड ऑल्सो नोन एज काइनेटिक थियरी ऑफ ए कोलिजन। काइनेटिक थियरी ऑफ ए कोलिजन, ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी ये वाली थियरी हमारी, और इसको हम काइनेटिक थियरी ऑफ कोलिजन भी कह सकते हैं। काइनेटिक थियरी ऑफ कोलिजन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका क्या होगा, कोलिजन होगा। आगे हम बात करेंगे, मेनली यहाँ पे बात करें सबसे पहले रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो हार्ड स्फीयर पे अज्यूम कर लेंगे हम, जो हमारा हार्ड स्फीयर होगा मॉलिक्यूल का उस पे अज्यूम करेंगे रिएक्टेंट को, ठीक है। तो रिएक्टेंट को अज्यूम करेंगे हार्ड स्फीयर पे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है रिएक्शन अकर व्हेन molecule, reaction occurs when molecule and collides with each other, ठीक है। रिएक्शन कब होगी, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, मॉलिक्यूल कम्स क्लोजर एंड कोलाइड्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, क्लियर है। अब हम बात करें कि यहाँ पे जब रिएक्शन हम करवाएंगे तो जो ये कोलिजन हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या बताया कोलिजन थियरी में कि ये काइनेटिक थियरी गैस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, उसी पे बेस्ड है ये, और इसी को हमने काइनेटिक थियरी ऑफ कोलिजन कहा है। जो हम रिएक्टेंट लेंगे मॉलिक्यूल में, तो जो रिएक्टेंट होंगे वो हम हार्ड स्फीयर पे अज्यूम करेंगे। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे जो रिएक्शन होगी तभी होगी जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, यदि मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो उनमें कोलिजन नहीं होगा, मॉलिक्यूल पास आएंगे तभी वहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा, उनमें टकराव होगा, ठीक है। तो रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आए, और पास आने के बाद क्या होंगे, एक दूसरे के साथ
कोलाइड करें। अब यहाँ पे ये है कि जो ये कोलिजन हो रहा है ये इफेक्टिव कब होगा, जो कोलिजन है ये इफेक्टिव कब होगा, ये इफेक्टिव तब होगा जब यहाँ पे जो एनर्जी होगी, यहाँ पे जो एनर्जी होगी उसको क्या करेंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे, फिर कहें सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और कौन सी एनर्जी की बात करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को। किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को। ओनली दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव which satisfy the criteria of activation energy and specific orientation of a molecule। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का जो क्राइटेरिया होगा और मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन होगा, इस क्राइटेरिया को यदि वो फुलफिल कर देता है या उसको सेटिस्फाई कर देता है तो वही कोलिजन यहाँ पे इफेक्टिव होने वाला है, अदरवाइज वो वाला कोलिजन यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है। तो हमने कुछ पॉइंट्स की बात की है कोलिजन थ्योरी के। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करें बाई मोलिकुलर रिएक्शन। बाई मोलिकुलर रिएक्शन यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास 2 होंगे, A प्लस P, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा P। यहाँ पे रिएक्टेंट है A और B। अब एक ही रिएक्टेंट होगा तो वहाँ पे कोलिजन कैसे होंगे, एक से ज़्यादा होने चाहिए रिएक्टेंट, तभी वहाँ पे कोलिजन होंगे। तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट ले लिए, 2 रिएक्टेंट हमारे पास, एक B है, एक A है, एक B है। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, पास आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। और वो कोलिजन तभी इफेक्टिव होगा जब ये अपना जो एक्टिवेशन एनर्जी है और जो हमारा मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है उसके क्राइटेरिया को यदि सेटिस्फाई कर देता है तो ये वाला कोलिजन इफेक्टिव होगा, अदरवाइज कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने कहा था कि हम यहाँ पे रिएक्टेंट को कहाँ लेंगे, रिएक्टेंट को लेंगे हार्ड सरफेस पे। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है और इन रिएक्टेंट को हम लेंगे हार्ड सरफेस। यहाँ पे हमारे पास ये A है और ये है B, ठीक है। ये A की रेडियस है और ये क्या है, B की रेडियस है। दोनों की रेडियस मिला के हमें मिलेगा यहाँ से सिग्मा। सिग्मा होता है RA प्लस RB, दोनों की रेडियस का सम होगा सिग्मा। क्लियर। और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे न्यू, U बार, ये क्या होगा, U बार होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे हम बात करें कि टोटल बाईमोलिकुलर कोलिजन इंक्रीज पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बाईमोलिकुलर कोलिजन कब इंक्रीज होगा, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए फॉर्मूला है ZAB इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर UNA। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉलिक्यूल A का एक्टिवेटेड फॉर्म और ये होगा B के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू बार है, ये जो न्यू बार है ये इक्वल होगा √8kT अपॉन पाई म्यू, यही होगा 8kT अपॉन पाई म्यू। अब यहाँ पे जो न्यू है ये तो होगी एवरेज वेलोसिटी, ये होगी एवरेज वेलोसिटी, और म्यू होगा यहाँ पे वो होगा रिड्यूस मास। तो इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ZAB इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर 8kT अपॉन पाई म्यू 1/2 लगा सकते हैं, या फिर √NA स्टार NAB स्टार। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, NA स्टार है, एक है NB स्टार। ये एक्चुअल में है क्या, ये होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A पर यूनिट वॉल्यूम।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है इसमें यानी कि कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और ये किसके लिए हो जाएगा, बी के लिए, ये हो जाएगा बी के लिए। तो ये हमने बता दिया एवरेज वेलोसिटी है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ए और बी में पर यूनिट वॉल्यूम। ये जेड क्या होगा, जेड होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, सॉरी चार्ज नंबर, जेड होगा यहाँ पे चार्ज नंबर, क्लियर है, जेड यहाँ पे चार्ज नंबर हो जाएगा। तो हमने बात कर ली। और पाई सिग्मा स्क्वायर होगा यहाँ पे कोलिजन क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लो, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, क्लियर। अब आगे हम बात करें कि हमारे पास दो केस हो सकते हैं। एक तो ये कि हमने क्या कहा था कि कोलिजन इफेक्टिव तभी होगी जब वो एक्टिवेशन एनर्जी का क्राइटेरिया और ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल का क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। मान लीजिए कि बाई मोलिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं, बाई मोलिकुलर, वो सारे के सारे जो कोलिजन करवा रहे हो कैसे हैं, इफेक्टिव हैं, सारे के सारे, मान लीजिए कि सारे के सारे कोलिजन वहां पे क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे। तो यहाँ पे क्या केस हो सकता है फिर, ऑल बाईमोलिकुलर कोलिजन आर इफेक्टिव। मान लीजिए कि सारे के सारे इफेक्टिव हैं, तो यहाँ पे देखो जो केस बनेगा वो देखो, यहाँ पे आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, आर मैक्सिमम वो जेड ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, आर मैक्सिमम होगा वो जेड ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आर मैक्सिमम को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी एन ए स्टार अपॉन डी टी मैक्सिमम, ठीक है। और जेड, अभी हमने बताया जेड ए बी किसके इक्वल है, पाई सिग्मा स्क्वायर 8 के टी अपॉन पाई म्यू 1 बाई टी एन ए स्टार एन बी स्टार। ये हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे आर होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आर हो जाएगा, और जो मैक्सिमम आर होगा वो जेड ए बी के इक्वल होगा, क्लियर यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखें, आर मैक्सिमम होगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ डी मैक्सिमम के इक्वल होगा, या फिर हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी के इक्वल होगा। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा एन अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं एन ए स्टार अपॉन एन ए। ये कब लिखेंगे, ये तब लिखेंगे जब वॉल्यूम हमारा 1 के इक्वल हो। ये वॉल्यूम हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, एन ए स्टार अपॉन एन ए। कंसंट्रेशन ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा एन अपॉन बी, तो यह एन ए था, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके, बी के होंगे, तो एन बी स्टार अपॉन एन ए। ये भी तब होगा जब वॉल्यूम हमारी 1 के इक्वल होगी, वॉल्यूम हमारी 1 के इक्वल होगी। तो ये हमारी ए और बी की हमने वैल्यू बता दी है कि ये हो सकती है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ओ ए और कंसंट्रेशन बी हमारे किसके इक्वल हो सकते हैं, ये। तो अब यहाँ पे क्या है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे एन ए स्टार अपॉन एन ए क्या आएगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू के एन ए स्टार अपॉन एन ए, ये लिख रहे हैं अब हम कंसंट्रेशन के, और बी के लिख रहे हैं एन बी स्टार अपॉन एन ए, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे एन ए दोनों के नीचे है तो ओवरऑल लिख देंगे हम एक ही, एन ए स्टार इंटू एन बी स्टार अपॉन एन ए। ये हो सकता है के एन ए स्टार एन बी स्टार अपॉन एन ए, ये लिख सकते हैं हम। आर मैक्सिमम इसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमने इक्वेशन मान ली 2, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब हमें पता है कि यहाँ पे के होगा वो होगा
पाई सिग्मा स्क्वायर 8RT अपॉन पाई म्यू 1/2 एन ए लिख दिया हमने, ठीक है, एन ए के इक्वल लिख दिया हमने एन ए स्टार और एन बी स्टार को, ठीक है, यहाँ तक यह है हमारी के। अब यहाँ पे ये जो के है, ये हमारे पास जो के है उस पर हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आर मैक्सिमम आ जाएगा, और आर मैक्सिमम किसके इक्वल है, जेड ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे पाई सिग्मा स्क्वायर 8RT अपॉन पाई म्यू अपॉन 1/2, ठीक है, एन ए इंटू एन ए स्टार एन बी स्टार अपॉन एन ए, तो ये एन ए से एन ए कैंसिल हो जाता है, और यही हमने फॉर्मूला भी देखा था, यही हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है, जेड भी होगा पाई सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा यू बार है एन ए स्टार एन बी स्टार। तो ये हमारा कैसे आया है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ये तब आया है कि हम जब मान लीजिए हमारे पास जो सारे के सारे बाईमोलिकुलर थे, उनका जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव दिखा रहे हैं, हम इफेक्टिव दिखा रहे हैं, तो आर मैक्सिमम होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा जेड ए बी के, यही हम दिखा रहे हैं कि आर मैक्सिमम जेड ए बी के इक्वल हो जाएगा, ये जेड ए बी था, इसी के इक्वल हमारा आर मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, बट एक्चुअल में ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे बाइमोलिकुलर कोलिजन होंगे वो इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो इफेक्टिव हैं, कुछ ऐसे होंगे जो इफेक्टिव नहीं है। रियलिटी यही है इसकी, इन रियलिटी ऑल बाइमोलिकुलर कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, वो हमने सिर्फ माना था, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आर मैक्सिमम है, हमारे पास है आर देखो, आर मैक्सिमम लास्ट में हमने क्या बताया था कि वो जेड ए बी के इक्वल है, और जेड ए बी क्या था, पाई सिग्मा स्क्वायर 8RT अपॉन पाई म्यू की पावर 1/2 एन ए स्टार एन बी स्टार, ये हमने बताया था जब सारे के सारे क्या हो, कोलिजन इफेक्टिव हो, बट अब सारे के सारे इफेक्टिव नहीं है, तो फिर आर मैक्सिमम या फिर आर क्या होगा, आर मैक्सिमम यहाँ पे आर ही था, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम। अब यहाँ पे आर होगा आर मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, आर मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू जेड ए बी एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी, आर मैक्सिमम की जगह हमने क्या ले लिया, जेड ए बी रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे हम बात करें आर जेड ए बी क्या है, पाई सिग्मा स्क्वायर 8KT अपॉन म्यू पाई अपॉन 1/2 एन ए स्टार एन बी स्टार, और ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आर है, ठीक है, ये हमारे पास आर है। यदि हम बात करें टी, ये जो हमारा टी है टेम्परेचर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी हाफ के। बाकी जो वैल्यू है पाई सिग्मा स्क्वायर 8K म्यू पाई, ये सारी की सारी कैसे होंगे, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होंगी। इसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फिर टी हाफ की, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर। तो ये हमारे पास जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है ये ही क्या बताएगा, हमारे रेट को सेंसिटिव दिखाएगा। रेट को सेंसिटिव कौन दिखाता है, ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट दिखाएगा, ये वाला फैक्टर। यहाँ तक क्लियर है सभी को। आर हो जाएगा आर मैक्सिमम इंटू
E माइनस ई ए अपॉन आर टी, आर मैक्सिमम जेड ए बी के इक्वल हो सकती है, जो इसकी वैल्यू रखेंगे, आर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी हाफ की। ये वाला पोर्शन हमने बताया कि ये हमारे क्या करेगा, रेट सेंसिटिव को बताएगा। तो ये हमारा सेकेंड केस था जिसमें हमने कहा कि सारे के सारे कोलिजन यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होंगे। तो फर्स्ट केस था सारे कोलिजन इफेक्टिव हो, सेकेंड ये होगा कि सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होंगे। फिर थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस में मान देखो हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास है A2 प्लस बी, हमें प्रोडक्ट मिला AB प्लस A, ठीक है, A2, तो ये हमारे पास A और ये क्या A और ये क्या होगा B, या फिर ये कंडीशन हो सकती है, ये A और ये A और ये B, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है, ठीक है। एक बार तो ऐसा है कि दोनों ही एटम हमारे जो A वाले हैं ये B के साथ क्या हो गए, दोनों ही साथ में अटैच हो गए, ठीक है, दोनों ही साथ में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। एक तो कंडीशन ये है कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल B है, रिएक्टेंट B है, और एक हमारे पास A2 है। A2 में भी तो दो पार्ट है, एक एटम A, एक दूसरा एटम A, ठीक है, दोनों क्या होंगे A और A, दो एटम होंगे यहाँ पे, और एक हमारे पास B है, इन दोनों में क्या हो रहा है, कोलिजन। तो कोलिजन कैसे हो रहा है, एक बार तो हमारा यहाँ पे दोनों ही साथ में अटैच है बट एक के साथ ही कोलाइड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों के साथ ही कोलाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हम बात करें इनका ग्राफ कैसा होगा, तो जो हमारा केस फर्स्ट है, ये जो केस फर्स्ट है इसका हमारा ये होगा, और केस सेकंड का होगा ये। केस फर्स्ट की एनर्जी लो होगी, ठीक है, लो एनर्जी, और जिसकी एनर्जी हमें कम दिखेगी, जिसकी एनर्जी कम दिखेगी वही हमारा क्या होगा, कोलिजन अच्छे से करेगा, वही क्या करेगा, कोलिजन अच्छे से करेगा। तो केस फर्स्ट में जो कोलिजन हो रहा है वो सबसे सही तरीके से हो रहा है इनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जैसे कि अब हमें डिसाइड करना होगा कि ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा फिर ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा, यानी कि बीच में जो इंटरमीडिएट होता है, बीच में जो कोलिजन वाली स्टेज आएगी, तो वो कोलिजन वाले स्टेज में कौन सा स्टेबल है। वैसे तो हमने बताया कि केस फर्स्ट है जिसकी एनर्जी कम दिखेगी, आपसे ग्राफ पूछ सकते हैं, ऐसे ग्राफ दे दिया और आपसे पूछ ले कि कौन सा केस आपके लिए सही होगा, तो जिसकी एनर्जी कम दिखे वही हमारा अच्छे से कोलिजन यहाँ पे, या फिर कहीं उसी कोलिजन का हमारा क्या होगा, अच्छा सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वही कोलिजन इफेक्टिव होगा जिसकी एनर्जी कम होगी। तो ये हम ग्राफ से देख के बता देंगे। यदि इसके फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि एक फैक्टर होगा प्रोबेबिलिटी का। तो जो फॉर्मूला था हमारा आर का, ठीक है, आर का फॉर्मूला क्या था, आर मैक्स ई ए अपॉन आर टी, ये एक्सपोनेंशियल है। आर मैक्सिमम होने का था जेड ए बी है, यानी कि पाई सिग्मा स्क्वायर 8 के टी अपॉन पाई म्यू 1/2 एन ए स्टार एन बी स्टार एक्सपोनेंशियल ई ए अपॉन आर टी। यही हमने बताया था कि जब कोलिजन क्या हो, इफेक्टिव हो, वो भी सारे कोलिजन इफेक्टिव ना हो, कुछ कोलिजन इफेक्टिव हो, तो हमारा आर की वैल्यू आई थी ये वाली। अब हम बात कर रहे हैं इनकी कि हमें यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि कौन सा कोलिजन यहाँ पे सही होगा। हमारे पास है प्रोबेबिलिटी हो गई, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपको देखने मिलेगा, तो यहाँ पे हम एक फैक्टर लगाएंगे P, जिसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और P क्या होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्लियर है। तो थर्ड केस वाले के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। ये हम कोलिजन थियरी के बारे में डिस्कस किया है। अब हम जाएंगे हमारे मैकेनिज्म वाले चैप्टर टॉपिक पे, जो हमने कहा था लास्ट में कि हम केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। तो अब मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म रहने वाला है वो होगा लिंडेमैन हिंसलवुड मैकेनिज्म फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लिंडेमैन मैकेनिज्म की बात करेंगे, उसके बाद हिंसलवुड मैकेनिज्म की बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले लिंडेमैन मैकेनिज्म, ठीक है, लिंडेमैन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए कोलाइड
फॉर्म एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ए स्टार। ठीक है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए और ए आपस में जब ये कोलाइड करेंगे तो हमें एक्टिवेटेड एक मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा ए स्टार, यानी कि ए और ए का कोलिजन करवाएंगे तो यहाँ पे ए स्टार हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें सेकंड पॉइंट की, और तो यहाँ पे जो स्टेप होगा इस वाले जो स्टेप को, यानी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए और ए उनका कोलिजन करवाओ और हमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल यहाँ पे देखने को मिला है, तो इस स्टेप को हम कहेंगे एनर्जाइजेशन स्टेप, एनर्जाइजेशन स्टेप हो जाएगा। ठीक है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मे अंडरगो डीएक्टिवेशन colliding within normal molecule known as de-energization step। ठीक है, de-energization स्टेप। तो 2 टाइप के स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। जब ए और ए आपस में कोलाइड करेंगे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मिलेगा, उस स्टेप को हम कहेंगे एनर्जाइजेशन स्टेप है। जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किसके थ्रू जाएगा यहाँ पे, डीएक्टिवेटिंग कोलाइडिंग विद नॉर्मल मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे जो स्टेप होगा वो हो जाएगा डी एनर्जाइजेशन स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए और ए, ठीक है, ए और ए मॉलिक्यूल का हमने कोलाइड करवाया, यहाँ पे हमें मिला ए स्टार साथ में ए, तो ये हो जाएगा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल और ये है नॉर्मल मॉलिक्यूल। ये कैसा हो गया, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे आपको रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलेगी। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई, उस रेट कांस्टेंट को हमने K1 कहा है, और वापस से क्या हुआ, जो हमारा रिवर्स रिएक्शन हुई है तो वहाँ पे हमने मान लीजिए K-1, तो इस स्टेप को हम कहेंगे, यानी कि ए और ए इनकी जब कोलिजन हुआ तो हमें मिला एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल और नॉर्मल मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्शन करवा के हमें ये देंगे तो उस स्टेप को हम कहेंगे डी एनर्जाइजेशन स्टेप हो जाएगा। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है तो एनर्जाइजेशन स्टेप, बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है तो डी एनर्जाइजेशन स्टेप हो जाएगा। क्लियर है? और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड के लिए K-1 है। ए स्टार हमें प्रोडक्ट मिला यहाँ पे, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट होगा K2। अब यहाँ पे ए स्टार है, ये किसका काम कर रहा है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यानी कि इसका कंजम्पशन भी होगा, इसकी फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगी। और जब रिएक्टिव इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे हम एक टॉपिक देखा था हमने, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, तो वो यहाँ पे हम अब अप्लाई करेंगे। आफ्टर यूजिंग SSA, जब SSA स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें R मिलेगा। R देखो, K1 K2 A स्क्वायर अपॉन K-1 A K2, ये होगा। ठीक है, और ये आपको काम आने वाला फॉर्मूला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ केस हो सकते हैं, उन केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस ये हो सकता है कि यहाँ पे जो K-1 कंसंट्रेशन ऑफ A ग्रेटर देन K2 होगा, तो K2 की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो R हो जाएगा यहाँ पे K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 K-1 कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन K-1। तो फर्स्ट केस के लिए तो ये फॉर्मूला होगा। सेकंड केस ये हो सकता है कि अब हमारे पास है K2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू बहुत कम हो, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जब इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, K1 K2
कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 अपॉन K2, K2 से K2 कैंसिल, R इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। सेकेंड केस में ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज करेंगे। तो ये हमने देखा है लिंडेमैन मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे हिंसलवुड मैकेनिज्म की। तो ये हमने किससे कैलकुलेट किया है, SSA स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज किया है, बट ये फॉर्मूला है लिंडेमैन मैकेनिज्म के लिए। अब हम हिंसलवुड के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हिंसलवुड के लिए होगा यहाँ पे हिंसलवुड मैकेनिज्म। हिंसलवुड मैकेनिज्म होगा R इज इक्वल टू K, यूनिमोलिकुलर के लिए हम कैलकुलेट करें हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पे होगा। तो ये तो हमारा है किसके लिए, रेट कांस्टेंट। यूनिमोलिकुलर के लिए हम कैलकुलेट करे हैं। लिंडेमैन के लिए था हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया है R इज इक्वल टू K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 K-1 कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2, ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो हमें K यूनिमोलिकुलर चाहिए, तो यहाँ से देखो K यूनिमोलिकुलर के लिए है रेट कांस्टेंट, ए कंसंट्रेशन को उधर लेके जाएंगे R अपॉन ए कंसंट्रेशन। R की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो R की वैल्यू है K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 अपॉन K-1 कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा, यही होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये हमने क्या क्या है, ये हमारे पास था हिंसलवुड मैकेनिज्म के लिए हमने देखा कि R इज इक्वल टू K यूनिमोलिकुलर, हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिमोलिकुलर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो जाएगा K यूनिमोलिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यहाँ से K यूनिमोलिकुलर यानी कि R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, R की वैल्यू हम, ये जो R की वैल्यू है ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे, K यूनिमोलिकुलर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, तो ये होगा K यूनिमोलिकुलर के लिए, ठीक है। यहाँ से हम कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन K-1 कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2, ये आ जाएगा K यूनिमोलिकुलर के लिए, और ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात करें केस से फर्स्ट की। फर्स्ट केस हो सकता है कि K-1 कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, तो K2 क्या होगी, स्मॉल होगी, नेग्लेक्ट कर देंगे इसको हम। तो यहाँ पे K यूनिमोलिकुलर होगा हमारे लिए K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन K-1 कंसंट्रेशन ऑफ ए, K1 K2 अपॉन K-1। फर्स्ट केस ये होगा। सेकंड केस की हम बात करें तो सेकंड केस में होगा हमारे पास K2 की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे K-1 कंसंट्रेशन ए से, तो यहाँ पे K यूनी आ जाएगा हमारे यूनिमोलिकुलर के लिए, K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन K2, K2 से K2 कैंसिल, तो K यूनिमोलिकुलर आ जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म के बारे में। ये तो हमने लिंडेमैन और हिंसलवुड मैकेनिज्म की बात की है, जहां से हमने R की वैल्यू कैलकुलेट की है और K यूनिमोलिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब हम बात करेंगे माइकल मेंटन कांस्टेंट के बारे में। माइकल मेंटन कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला रहने वाला है Km इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन K1, ठीक है। Km इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन K1, ये है माइकल मेंटन कांस्टेंट के लिए। तो इट रिप्रेजेंट्स हाउ efficiently a substance या फिर कहें a substrate binds with the
एंजाइम, जिसे हम कहेंगे बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है, वो एंजाइम के साथ कितने अच्छे से यहाँ पे बाइंड होगा, और उस बाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, बाइंडिंग कैपेसिटी कहेंगे। इन दोनों के बीच की जो बाइंडिंग होगी वो बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी, या फिर हम कहें टर्न ओवर नंबर, TON या फिर TOF। ये जो TON होगा ये K2 के इक्वल होगा, ये K2 के इक्वल होगा। टर्न ओवर नंबर K2 के इक्वल होगा। जब हमसे पूछ ले तो हमें वहाँ से क्या पता करना है, K2 के बारे में पता करना है, तो वहाँ से TON यानी कि टर्न ओवर नंबर के बारे में भी हमें पता चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये वाला याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें कैटलिस्ट एफिशिएंसी। कैटलिस्ट एफिशिएंसी की हम बात करें CE, वो होगा K2/Km। यदि हमसे कैटलिस्ट एफिशिएंसी पूछ रहे तो वहाँ पे K2/Km करेंगे। Km अभी हमने बताया है, Km होगा K1 + K2/K1, यहाँ पे रख देंगे, ऊपर क्या होगा, K2 होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे कैटलिस्ट एफिशिएंसी। क्लियर। अब हमें रेट कैलकुलेट करनी हो तो रेट हो जाएगा यहाँ पे K2, ये हमारा एंजाइम की कंसंट्रेशन, ये हमारे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा रेट। यदि मैक्सिमम से पूछे R मैक्सिमम में, मैक्सिमम रेट पे, तो R मैक्सिमम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की अपॉन Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ S, ये होगा रेट। अब यहाँ से केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है हमारे पास, मान लीजिए Km की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो ऐसे, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ से R आ जाएगा K2 कंसंट्रेशन ऑफ E कंसंट्रेशन ऑफ S अपॉन Km। ठीक है, ये होगा। सेकेंड केस हो सकता है हमारे पास कि कंसंट्रेशन ऑफ S की वैल्यू ज़्यादा हो Km से, तो अब Km को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो R होगा K2 कंसंट्रेशन ऑफ E कंसंट्रेशन ऑफ S अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ S, S से S कैंसिल करके K2 E आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों ही इक्वल हो। केस 3 Km इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ S के, यानी कि ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो R होगा यहाँ पे R मैक्सिमम अपॉन 2। R मैक्सिमम अपॉन 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे Km और कंसंट्रेशन ऑफ S क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ S अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ S, और कंसंट्रेशन ऑफ दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसको हम लिख प्लस में, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 2 कंसंट्रेशन ऑफ S, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा R मैक्स अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। ये हमने इस फॉर्मूला में रखा है, यहाँ पे रखेंगे तो इनकी जगह आप R मैक्स भी रख सकते हैं। ये 3 केस यहाँ से हमें मिलेंगे कैटालिटिक एफिशिएंसी में। और कैटालिटिक एफिशिएंसी हमने देखी है माइकल मेंटो से कांस्टेंट में ही। अब हमारे पास यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट है हमारे पास लाइन वीवर वर्क प्लॉट। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कि यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, प्लॉट ऑफ 1/R वर्सेस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ S, इनके ग्राफ हमें प्लॉट करना है, इनके वर्सेज। बस यहाँ पे नाम दिया गया है। अभी भी हम ग्राफ तो प्लॉट करते आ रहे हैं, कितने ग्राफ हमने देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1/R वर्सेज 1 अपॉन कंसंट्रेशन S के बारे में हमसे पूछा गया है। तो हमें पता है कि जो R होगा वो क्या होगा, R मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ S अपॉन
Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ S। पता है हमें ये माइकल मेंटो से कांस्टेंट में अभी हमने इसको देखा है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो हमें ग्राफ किसके प्लॉट करना है, 1/r। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे। बस इस ग्राफ का हमने नाम दे दिया एक कि इसका नाम है लाइन-वीवर-बर्क, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं है, वही हम पहले जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे, उस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आएंगे जिसमें हमसे ग्राफ पूछा गया है और बाद में हम ग्राफ बना देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/r, ये क्या जाएंगे ऊपर जाएंगे, तो Km/r मैक्सिमम प्लस S/r मैक्सिमम S से S कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, ग्राफ है 1/r और 1/s, ये रहा 1/s के वर्सेस हमसे ग्राफ पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y = mx प्लस c यानी कि इंटरसेप्ट, यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है 1/r मैक्सिमम है और ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और ये 1/r मैक्स होगा, ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा ग्राफ। वैल्यू किस में, यहाँ पे पॉजिटिव में, ठीक है, तो इंक्रीज करेगा। ये है 1/r, 1 कंसंट्रेशन ऑफ S, और ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। क्लियर है, ये होगा हमारा ग्राफ। तो ये है लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट। यदि हमसे इस ग्राफ के बारे में पूछ ले तो हमें पता है कौन सा होगा, यदि नाम दे दे तो भी हमें पता है कि किसके बीच में ग्राफ हमसे पूछा गया है। सेकंड जो ग्राफ होगा वो होगा एडी प्लॉट। सेकंड होगा एडी प्लॉट। एडी प्लॉट में क्या होगा, यहाँ पे R/कंसंट्रेशन S वर्सेस R, इनके बीच में हमसे ग्राफ पूछा गया है। अब इस जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये इसको हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, R = R मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ S अपॉन Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ S, ये हमने ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें करवाना क्या है वो देखो, सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल ले, 1/r = Km/r मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ S प्लस 1/r मैक्सिमम हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ S से कंसंट्रेशन ऑफ S कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ S से मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाई, हमें चाहिए क्या है, हमें R चाहिए है, ठीक है, यहाँ पे हमें R चाहिए है। तो यहाँ पे इस साइड R नहीं है तो सारे क्या है, R मैक्सिमम है, हमें R चाहिए तो हमें पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे R से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे R/r = R Km/r मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ S प्लस R/r मैक्सिमम, कैंसिल आउट, ठीक है। 73 तो 1 आ जाएगा, इधर क्या चाहिए हमें, R/ कंसंट्रेशन S, ये क्या है R/ कंसंट्रेशन S है, यानी कि इस वाली टर्म को हम इधर ले जाएं या फिर इसको इधर रखें, इसको हम इधर ले जाएं, तो R Km × R/r मैक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S = 1 - R/r मैक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ग्राफ चाहिए किसके बीच में, R/ कंसंट्रेशन S के बीच में ग्राफ चाहिए। तो हमें इसको कैंसिल आउट करने होंगे, बाकी के जितने भी होंगे।
तो यहाँ पे क्या है, Km अपॉन आर मैक्सिमम, इससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, Km अपॉन आर मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ S इज इक्वल टू Km अपॉन आर मैक्सिमम माइनस R इंटू Km अपॉन आर मैक्सिमम और R मैक्सिमम, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्राफ किसके बीच में चाहिए होगा, R के बीच में। बाकी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे इंटरसेप्ट को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 नहीं है। तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ S अपॉन R। यहाँ पे वैल्यू किस में है, नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये है एडी प्लॉट। अब हम बात करेंगे सोल्ट इफेक्ट के बारे में। सोल्ट इफेक्ट, प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लो एक टर्म एक्टिविटी, क्योंकि सारा इसी से कनेक्ट होता जाएगा सोल्ट इफेक्ट तक। एक्टिविटी को हम डिनोट करेंगे AI से और ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा AI अपॉन CI इज इक्वल टू गामा I। AI अपॉन CI गामा I। AI अकेला निकालना हो तो हम लिख सकते हैं गामा I और CI ये हो सकता है। तो यहाँ पे AI एक्टिविटी है, गामा I एक्टिविटी कोफिशिएंट होगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट। CI होगा यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ith आयंस, कोफिशिएंट आयन भी ऑफ ith आयंस के लिए होगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एक्टिविटी आपसे पूछ ली जाए तो। अब हम बात करेंगे डिबे-हक्कल लिमिटिंग लो। डिबे-हक्कल लिमिटिंग लो, इसके लिए फॉर्मूला होगा log गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस AZ प्लस Z माइनस I की पावर 1/2। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस माइनस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, जो गामा प्लस माइनस है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट को। और यहाँ पे I होगा आयोनिक स्ट्रेंथ, I होगा आयोनिक स्ट्रेंथ, और A होगा यहाँ पे डिबे-हक्कल कांस्टेंट, A होगा डिबे-हक्कल कांस्टेंट। Z होगा यहाँ पे चार्ज नंबर, Z होगा चार्ज नंबर। इसको हम लिख सकते हैं log गामा I इज इक्वल टू माइनस AZI 1/2। I यानी कि आयत नंबर, आयत है आयंस के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बात करेंगे हम, जैसे कि Z है यानी कि चार्ज नंबर, आयत है आयंस की बात करें यहाँ पे आयत है, और ये जो होगा हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये भी आयत आयंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे जो A हमारा, A हमने कोई कांस्टेंट बताया, कांस्टेंट है तो उसकी कोई वैल्यू भी होगी, जो होगी 0.509 मोलेल इनवर्स एक्वस सॉल्यूशन के लिए, और एक्वस सॉल्यूशन। अब ये जो I आयोनिक स्ट्रेंथ है, I है, ये क्या होगा, आयोनिक स्ट्रेंथ होगा, जो कि 1/2 समेशन CI/ZI स्क्वायर। क्लियर है, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। एक्टिविटी कोफिशिएंट होगा CI गामा I, उसके बाद हमने गामा I की बात की है, log गामा I इज इक्वल टू माइनस AZI I1/2। I यहाँ पे आयोनिक स्ट्रेंथ है, जो कि होगा 1/2 समेशन CI/ZI स्क्वायर। ये क्या है, आयोनिक स्ट्रेंथ है, जिसका फॉर्मूला हमने बता दिया। C यहाँ पे बताई थी हमने कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के लिए, Z यहाँ पे चार्ज नंबर ऑफ आयंस है आयंस के लिए।
अब हम बात करेंगे आयोनिक स्ट्रेंथ के इफेक्ट की, कि जो ये आयोनिक स्ट्रेंथ है इसका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होने वाला है, और उसी को हम कहेंगे प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी को कहेंगे प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट। प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन के बारे में। A प्लस B, हमें प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे P। A और B क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि A प्लस B हमें मिलेगा यहाँ पे A प्लस B, ठीक है। A प्लस B। Z यहाँ पे चार्ज नंबर है, तो ZA क्या हो जाएगा? चार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल A। ZB हो जाएगा चार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल B, ठीक है। तो ये है चार्ज नंबर। A हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, B हमारे पास कोई दूसरा रिएक्टेंट है, तो इनके ऊपर जो ZA ZB लगा रखे हैं ये इनके चार्ज नंबर हैं, ठीक है। इसलिए हमने लगा दिया क्योंकि दिखा रहा है कि A का चार्ज नंबर है, ये B का चार्ज नंबर है। क्लियर है? ये हो गया A और B का चार्ज नंबर, यानी कि दोनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमने दिखा रखा है, यानी कि रेट कांस्टेंट तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट कांस्टेंट ना हो के क्या हो जाता है, फिर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे K1 K2 ले लेते, K1 ले लेते, तो उनका जो रेशियो होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल है, K इक्विलिब्रियम। अब हम यहाँ पे बात करें R की, R होगा RT/NaH ABZA प्लस ZB। ये हमारा होगा R यहाँ पे RT/NaH ABZA प्लस ZB। हमें बात करनी है K इक्विलिब्रियम की। K इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे तो ABZA प्लस ZB अपॉन AZA ABZB, ठीक है। AAZB हो जाएगा यहाँ पे। अब इनकी जगह हम क्या करेंगे, ABZA प्लस ZB, ठीक है, और गामा ABZA प्लस ZB। ये हम कहाँ से लेके आए हैं? ये हम लेके आए हैं AI इज इक्वल टू CI गामा I। अब यहाँ पे I यहाँ पे क्या है? AB। इस आयन के लिए, इस सॉल्यूशन के लिए हम A की बात करें हैं, एक्टिविटी की। कंफ्यूज नहीं होना है, जो K इक्विलिब्रियम है ये हमारा क्या है? A एक्टिविटी की बात करें यहाँ पे, तो A एक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन, और ये क्या होगा? एक्टिविटी कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम कंसंट्रेशन होगी इसकी, और ये है एक्टिविटी कोफिशिएंट लिया हमने इस वाले सॉल्यूशन का। अब नीचे भी हम ये लिखेंगे, ये भी हमारे पास वही A है, AI इज इक्वल टू CI गामा I, यानी कि यहाँ पे AAZA है, तो इसके लिए क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ AZA गामा AZA। तो यहाँ पे लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ AZA गामा AZA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BZB गामा BZB। ये हम लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब यहाँ पे है AB, हमें इसको इधर लेके आए, यदि इधर क्या हमारे पास K इक्विलिब्रियम है, यदि हम इसको इधर लेके आए ABZA प्लस ZB, इसको हम इधर लेके आए, K इक्विलिब्रियम को इधर लेके आएंगे हम, K इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होगा? गामा ABZA प्लस ZB अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AZA गामा AZA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BZB
गामा बी जेड बी, ये हो जाएंगे यहाँ पे। और ये हमारी इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये हमने बात की है ए बी कंसंट्रेशन की बात की है, ये इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम बात करें आर होता है एक्चुअल में वो क्या होगा, के ए की पावर जेड ए बी जेड पी, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ये है रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ये किसके अकॉर्डिंग है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दोनों साइड, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करना है, इक्वेट करना है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करना है। उससे पहले यहाँ पे देखो हमें के होगा वो आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए जेड ए इंटू बी जेड बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस आर की, सॉरी ये हमारे पास क्या है, के है, तो के हमारे पास ये है। इसके लिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों को, ये हमारे पास सेकंड होगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम पहले इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पे जो ये आर है, आर की वैल्यू क्या थी, ये थी हमारे पास, ठीक है। तो आर की इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। थोड़ा प्रोसेस हमारे लिए लंबा हो जाएगा, डेरिवेशन लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आर है, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली बता दें, इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, फॉर्मूला होगा log के अपॉन के नॉट इज इक्वल टू 2 a जेड बी I1/2। ये वाला फॉर्मूला आएगा यहाँ से निकल के, और ये आपको ध्यान रखना है, इससे ग्राफ प्लॉट होगा, इससे ग्राफ प्लॉट होगा। ये इधर हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी, इधर हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होगी, इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। ये किसके बीच में होगा, log के अपॉन के नॉट वर्सेस I1/2 के बीच में ग्राफ रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जेड ए और जेड बी या तो दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे या फिर दोनों ही लेस देन 0 होंगे। यदि ये वाला केस बन रहा है, इसका मतलब एक ग्रेटर देन 0 है, एक हमारा लेस देन 0 है। ये वाला केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इतना, प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट में। तो ये था हमारा केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है आज, यानी कि नेक्स्ट क्लास में कल हम बात करेंगे इसके PYQ के बारे में। तो सबसे पहले आपको सारे के सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, और उससे पहले एक बार आप PYQ खुद से सोल्व करके देखें, ताकि आपको खुद से पता चले कि इन फॉर्मूला का यूज हमें कैसे करना है क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी कल हम PYQ यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।